इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पंचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए समय गुणवत्ता व कारीगरी को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता की लिखित पढ़त व मानकों की परिभाषित करने का कार्य कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल हमारी सरकार हरियाणा में नई रेल परियोजनाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की गति और प्रगति दोनों तेज हों। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1195 किलोमीटर के 15,875 करोड़ रुपए की लागत से 14 नए रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जन सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्यधिक अनिवार्य है, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की हो तो यह मूलभूत आवश्यकता बन जाती है कि इन जन सुविधाओं का सभी को लाभ पहुंचे। इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गांवों में शहरों की तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधाएं दी जाएंगी। इनके अतिरिक्त 150 किलोमीटर की सीवर लाइन व्यवस्था भी की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पावर प्लांट, उद्योग, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा अपशिष्ट जल का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। आज पूरे प्रदेश में 281.65 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जा रहा है और वर्ष 2028 तक प्रदेश में उत्पन्न होने वाले 100% अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाने लगेगा। इससे प्रदेश में जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 से संशोधित अनुमान 4,874.45 करोड़ रुपए को 1.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 4,950.96 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा वित्त वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में उठाए गए कई क्रांतिकारी कदम के कारण बिजली उपकरणों का कुल संप्रेषण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर 10.4% रह गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन कदमों के कारण बिजली उपकरणों की कार्यशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान आदरणीय अध्यक्ष महोदय DHBVN को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5,870 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे 1,376 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में हम वित्त वर्ष 2025-26 में एक नई स्कीम लाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धता 10,729 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 16,015 मेगावाट हो गई है। इसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 24,000 मेगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे कि हर उपभोक्ता को 100% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना का कार्य लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के उपक्रम
BHEL की मदद से शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2029 तक पूरा कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने RGTPP हिसार में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई योजना लगाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पानीपत में 2 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा विद्युत खरीद ने 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मई 2026 से चालू होने की उम्मीद है। इस 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1115 मेगावाट सौर और 896 मेगावाट पवन व 938 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 14,250 घरों पर रूफटॉप सोलर लगा दिए गए हैं तथा 31/3/2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 किलोवाट तक कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाए जाने के लिए 4,000 व ऊंचे खंभे पर लगे लाइट के लिए 20,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में ऐसी 20,000 लाइटें लगाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 6,379.63 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय परिवहन व यातायात वित्त वर्ष 2025-26 में यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। 509 एसी स्टैंडर्ड BS6 150 HVAC 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपली, करनाल, सेक्टर 36A, 12A गुरुग्राम, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के बस अड्डे बनाए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बसों की रेलवे जैसी GPS के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग को आम जनता के लिए मुहैया कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियां खरीदेगी। हरियाणा रोडवेज भी लंबे रूटों पर विद्युत संचालन बसों की खरीद करेगी। एक डीजल बस को विद्युत संचालित बस में परिवर्तन करने से उसके 10 साल के जीवन काल के दौरान 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत संभव होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में बसों की साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाइम टैक्स में परिवर्तित कर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 3,088.52 करोड़ रुपए को 9.71% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 3,388.47 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक उड्डयन
अध्यक्ष महोदय, यह सर्वत्र हर्ष का विषय है कि हमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इसी 13 मार्च को प्राप्त हो गया है। अब शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं। हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हरियाणा को रक्षा संबंधित हथियारों की व अन्य उपकरणों के बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और 2988 एकड़ जमीन हिसार में चिन्हित की गई है। यहाँ पर एरोस्पेस, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, एयर कार्गो, वेयर हाउस, टेक्सटाइल जैसी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा ताकि देश के दूसरे कोनों जैसे सालासर, खाटू श्याम, पीताम्बरी माता व चंडीगढ़ को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन प्रशिक्षु जहाज खरीद किए जाएंगे ताकि प्रशिक्षु पायलटों के प्रशिक्षण में लगने वाले लगभग 3 से 4 वर्षों के समय को घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। इससे हरियाणा के युवाओं को हवाई क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 516.26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन एवं विरासत हरियाणा में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेश करना समय की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि हर परियोजना से लोगों को लाभ मिले और विकास निरंतर गति से चलता रहे। हरियाणा को और अधिक पर्यटनशील बनाने के उद्देश्य से मैं कुछ पहलों का वर्णन करना चाहता हूं। हरियाणा पर्यटन विभाग अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वर्ष 2025-26 में कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर देना सुनिश्चित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मेले के मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में कई विख्यात मेले लगते हैं, इनको भी और भव्य तरीके से मनाने के लिए विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोहारू फोर्ट भिवानी का पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे व वार्षिक स्तर पर राखी गढ़ी मेला मनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी पर्यटन व पुरातत्व केंद्रों पर टूरिस्ट गाइड की व्यवस्था कराई जाएगी जिन्हें आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का विकास किया जा रहा है जिसकी कुल परियोजना लागत 205.58 करोड़ रुपए है। इस पार्क का उद्देश्य महाभारत महाकाव्य कथा को जीवंत बनाना है जिसमें 80% कार्य पूरा हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अग्रोहा में पुरातत्व स्थल की खुदाई का कार्य जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। साइट पर वनस्पति सफाई का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अग्रोहा विकास परियोजना के अगले चरण में साइट संग्रहालय और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन और प्लानिटेरियम तारामंडल का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फार्म स्टे और होम स्टे परियोजनाओं की संख्या को 100 तक बढ़ाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यादवेंद्रा गार्डन, पिंजौर व टिक्कर ताल, मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 262.33 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण व सड़कें। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के लिए
मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत आगामी वर्ष में की जाएगी। इसके अतिरिक्त समय आधारित तरीके से सड़कों की मरम्मत किए जाने की योजना बनाई जाएगी ताकि हर सड़क की प्रत्येक 5 साल में मरम्मत हो जाए। गोहाना सोनीपत, भिवानी हांसी व गुरुग्राम पटौदी का 4 मार्गीय व रेवाड़ी बाईपास का कार्य प्रगति पर है। बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट के लिए राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर बिलासपुर चौक, पंचगांव, राठीवास, कापड़ीवास, सालनावास व बनीपुर चौक पर फ्लाईओवर का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली रोहतक रोड पर अंडरपास बनाने का कार्य किया जा रहा है। अंबाला शामली व अंबाला कालाम राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचकुला यमुनानगर पर सेक्टर 26 साई के लिए अंडरपास का कार्य किया जा रहा है। जीरकपुर व पंचकुला में यातायात की भीड़ कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी व हिसार रिंग रोड, पेहवा कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड का कार्य भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कुरुक्षेत्र में एक विश्राम गृह और लाडवा में एक न्यायालय परिसर निर्माण का प्रस्ताव भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों की सुरक्षा में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग की सभी 3500 किलोमीटर 12 फीट चौड़ी सड़कों को मार्च 2027 तक 18 फीट चौड़ी किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 4830.73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त वर्ष 2025-26 में सिंचाई एवं जल संसाधन से संबंधित मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हमारी सरकार ने नहरों के विस्तार, जल संरक्षण योजनाओं और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने का विशेष ध्यान दिया है। जल प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में बारिश के दिनों में नदियों के आने वाले बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कार्य करवाते हुए 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे हुए पुराने पंपों को बदला जाएगा। सतलुज यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से दिलवाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार भूजल दोहन से संबंधित एनओसी नीति की समीक्षा कर रही है। औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में एनओसी की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 3 वर्ष होगी। खनन परियोजनाओं के लिए भी यह अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी। इस नीति से परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया सुगम और प्रभावी बनेगी। इसके माध्यम से निवेश और सतत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5443.38 करोड़ रुपए को 10.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 6024.72 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इससे इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारियों के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए मैंने प्रति वर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं शहीद सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं।
जिसके अंतर्गत कक्षा छठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए, डिप्लोमा या स्नातक में प्रतिवर्ष 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर स्तर में प्रतिवर्ष 96,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं ये प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। एक नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपए को 17.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 135.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीजों को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसमें कचरा कम करना, चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और जो चीजें बच जाती हैं उन्हें फिर से काम में लेना शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की स्क्रैपिंग नीति बनाई गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ई वेस्ट प्रबंधन की नई नीति बनाएंगे। हरियाणा की उद्यम एवं रोजगार नीति में शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में लोगों को जागरूक करने एवं इस क्षेत्र में कौशल विकास करने पर विशेष बल देगी। इस अवधारणा को साकार करने में सरकार प्राइवेट कंपनियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा दुनिया भर में जो भी अच्छे तरीके, बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको अपनाने का प्रयास करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुग्राम नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले योग्य पेड़ों की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुर्लभ व संकटग्रस्त देशी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए योजना बनाकर इन प्रजातियों के जीन पूल को सुरक्षित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। पूजा अर्चना के उपरांत विसर्जन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रिसाव के चलते नदियों, घग्गर व यमुना में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नई व्यवस्था बनाएगा, जिसके तहत नदियों के किनारे पर निर्धारित जगह पर विसर्जन की व्यवस्था कर लोगों की आस्था का सम्मान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ तकनीकी व वित्तीय सहयोग के लिए अनुबंध करेगी, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आने वाले 6 वर्षों में 3,647 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 538.54 करोड़ रुपए को 32.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 714.89 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क 100 अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर
538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा करके इसका लोकार्पण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के लिए यात्राएं शुरू करवाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी और राक्षी गढ़ी सभ्यता हमारी विशाल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला व संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 25 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पीपली में एक स्मारक बनाने की घोषणा भी गत वर्ष की गई थी। मैं इस स्मारक की नागरिक सहभागिता बढ़ाने व इसके पर्यवेक्षण व प्रशासन के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना व इसे प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले और खालसा राज के संस्थापक और वीरता की प्रतिमूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोगढ़ ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव मैं भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा की तर्ज पर वित्त वर्ष 2025-26 में यह सुविधा मीडिया कर्मियों को भी प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में तीज, त्योहार, मेले और उत्सव सभी वर्गों में उत्साह एवं हर्षोल्लास की भावना का संचार करते हैं। मैं ऐसे सभी अवसरों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिखों के गौरवशाली इतिहास और देश व मानव मात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए भी पीपली में सिख संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई थथी। HSVP द्वारा इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 262.31 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। महिला एवं बाल विकास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण में विकास की पूर्ण सुविधाओं में पले बढ़े। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता नीतियों की पहल और कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों के बारे में जागृति फैलाने, उनकी शिक्षा, पोषाहार, स्थानात्मक सहायता आदि के माध्यम से बच्चों का विकास, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अगस्त 2022 से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को 3 प्रमुख मिशनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य वर्ष 2025-26 के लिए विभाग नियमन नए कदम उठाएगा। कुपोषण एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि इसका समय पर निदान न किया जाए तो इससे आने वाली पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। मैं इस योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से भी 22 जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज बड़ा योगदान दे रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मैं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास